वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, इक्वेशन नंबर 2 तक ये आ गया था, जिसमें हमने आर क्यू और उससे उच्च घातों के पदों को क्या कर दिया था, नेग्लिजिबल कर दिया था। तो यहाँ पर केवल जो वैल्यू बच रही थी हमें आर स्क्वायर के पदों तक बच रही थी। तो जिसमें आर की पावर 0 वाला पद था, स्मॉल आर की पावर 0 वाला पद, आर की पावर 1 और यहाँ पर आर स्क्वायर वाला पद है। इस तरह से यहाँ तक बचा है। अब हमें इसको आगे क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट करना है 1/a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से 1 में। तो इसके आगे लिखना उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कौन सा था हमारे पास डी फाई या फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर था रो डीबी अपॉन में क्या था ए, रो डीबी अपॉन में क्या था ए। इस तरह से हम 1/a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो वो कितनी आएगी बताओ। इस वैल्यू को हमने पूरी की पूरी को पुट कर दिया 1/r इस तरह से, या हम ऐसे करें कि 1/r यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, 1/a की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको पूरी की पूरी को, और यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया इसको r cos थीटा अपॉन कैपिटल R प्लस में r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इस तरह से हमने यहाँ तक लिख दिया। कंप्लीट करें इसको, वैल्यूज पुट की है उसमें। और इस वैल्यूज को पुट करने के बाद इसमें आगे इसको ओपन कर देना है, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से, और इसको अंदर ले जाएंगे तो रो डीवी अपॉन आर इस तरह से पहली टर्म बनेगी इसमें। इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर रो आर कॉस थीटा डीबी अपॉन में कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा, और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें करेंगे इसको तो रो आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आर, ये आर और ये आर क्यूब और 2, और यहाँ पर रह जाएगा dv। इस तरह से तीन टर्म हमें मिलेंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर कर दोगे थर्ड। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट पूरा। ये तो पूरा लिख दिया था, ऊपर से मिटा रहा हूं। इसके बाद इसमें तीन टर्म आ रही हैं। इस पहली टर्म को हमने नाम दे दिया यहाँ पर पाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोल दिया ऊपर वाली टर्म को पी नॉट अपॉन आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 अपॉन आर, और इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 अपॉन आर, P1 P2 P0 P1 P2 इस तरह से मान लिया। यहाँ आर स्क्वायर है और ये है आर क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमने इस टर्म को मान लिया, जहाँ P0 P1 P2 किसको माना गया है, जहाँ P0 रो डीबी को मान लिया, P1 क्योंकि r तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, उस केंद्र से दूरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर है, तो इंटीग्रेशन के साथ ही हमने उस क्वांटिटी को कितना मान लिया P नॉट। P1 कितना हो जाएगा
P1 रो r cos थीटा dV और P2 ये कितना हो जाएगा रो r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन 2। इस क्वांटिटी को हमने मान लिया कितना P2 क्लासिकल। इसमें दो चीज हैं हमारे पास, दो फिजिक्स हैं, क्वांटम और क्लासिकल। क्या होती है पूरा डीप देखेंगे उसको जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम इस चीज को कितना लिखते हैं, यहाँ पर हम इस 2 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्लासिकली इस 2 को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पर जो 2 है इसको हम इंक्लूड करके अगर बोल रहे हैं तो इन क्लासिकल है, ये क्लासिकल फिजिक्स में। और यदि हम इस 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल इसको ले रहे हैं हम रो r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ही ले रहे हैं P2 की वैल्यू, या तो इसको ले रहे हैं तो ये तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग है, और इसको ले रहे हैं तो ये किसमें है क्वांटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो P0 P1 P2 तीन चीजें मानी हैं, तीनों चीजों के बारे में हमें लिखना है कि ये तीनों चीजें क्या हैं। तो यहां तक कंप्लीट करने के बाद P0 P1 P2 यहां तक कंप्लीट करने के बाद नंबर 1 डालें, पहले पूरा कंप्लीट करें यहां तक। तो देखिए, यदि हम इस बिंदु A पर विभव निकाल रहे हैं, वो बिंदुवत आवेश की वजह से, केवल पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो केवल पहला पद है वो ही प्रभावी होगा। आप नॉर्मली रो इंटू डीवी को कितना लिख सकते हो, Q। रो इंटू डीवी कितने के बराबर था, dq के बराबर, और dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, q के बराबर ही आ जाएगा, मतलब ये आवेश के बराबर है। तो अगर बिंदुवत आवेश के रूप में अगर हम ले रहे हैं उसको, तो उस पर जो विभव है, प्रथम जो टर्म है, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों टर्मों के बारे में बता रहे हैं कि पहली टर्म कब आएगी। अगर हम उस न्यूक्लियस पर जो आवेश है उसको अगर हम बिंदुवत माने, तो उसकी वजह से एकल ध्रुव मतलब चार्ज की वजह से, कुल चार्ज अगर उस पर कैपिटल स्मॉल q है, तो उसकी वजह से बिंदु A पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो विभव को। और यदि उसमें द्विध्रुव बन रहे हैं, तो द्विध्रुव की वजह से जो विभव बन रहा है, वो विभव किसकी वजह से होगा, सेकंड टर्म की वजह से। और जो उसमें चतुर्ध्रुव बन रहे हैं, चतुर्ध्रुव की वजह से जो विभव होगा बिंदु A पर, उसको कौन सा शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है, थर्ड टर्म शो कर रही है। जहां पर P0 P1 P2 क्या कहलाते हैं, ये तो एकल ध्रुव कहलाता है, एकल ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, एकल ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये रो इंटू डीबी कितने के बराबर होता है, Q dq के बराबर, और r cos थीटा की बेमा कितने के बराबर होगी, डिस्टेंस के बराबर। तो ये कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, जैसे कि आप द्विध्रुव के लिए लिखते थे प्लस q और माइनस q, बीच की दूरी है इसमें स्मॉल d, तो कितना हो जाता था q इंटू डी। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण होता था जिसको आप स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, आवेश इंटू बीच की दूरी। तो ये भी तो क्या है, आवेश इंटू बीच की दूरी, r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा, तो कूलम इंटू मीटर, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर विमा से अगर हम देखें तो द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला नीचे का है, ये किसकी वजह से आघूर्ण है, चतुर्ध्रुव की वजह से, इसको बोलते हैं हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और चतुर्ध्रुव आघूर्ण की वजह से जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 अपॉन r3। तो इस तरह से P0 P1 P2 लिखें, उसके बराबर में करके इस तरह से लिख देना उसको, एकल ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखिए इसको कंप्लीट करें।
P0 P1 P2 और इसके बराबर में करके लिख देना एकल द्विध्रुव द्विध्रुव एकल ध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण और चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट डालना है इसमें इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देना, इक्वेशन नंबर 4 डाल देना इसको। लिखना समीकरण 4 में प्रथम पद, समीकरण 4 में प्रथम पद एकल ध्रुव की वजह से, एकल ध्रुव के कारण, समीकरण 4 में प्रथम पद, समीकरण 4 में प्रथम पद एकल ध्रुव के कारण, समीकरण 4 में प्रथम पद एकल ध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है, एकल ध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है, जहां एकल ध्रुव आघूर्ण, जहां एकल ध्रुव आघूर्ण P0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV होगा, जहां एकल ध्रुव आघूर्ण P0 इक्वल टू रो dV होगा। P0 इक्वल टू रो dV होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना समीकरण 4 में द्वितीय पद द्विध्रुव के कारण, समीकरण 4 में द्वितीय पद, समीकरण 4 में द्वितीय पद द्विध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है, जहां द्विध्रुव आघूर्ण का मान निम्न होगा, जहां द्विध्रुव आघूर्ण का मान निम्न होगा। और P1 की जो वैल्यू है इसको लिख दें P1 इक्वल टू रो r cos थीटा dV। जहां द्विध्रुव आघूर्ण P1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो r cos थीटा dV होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें, थर्ड पॉइंट समीकरण 4 में तृतीय पद, समीकरण 4 में तृतीय पद समीकरण 4 में तृतीय पद चतुर्ध्रुव की वजह से, चतुर्ध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है, चतुर्ध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करता है। ब्रैकेट में बंद कर देना। इक्वेशन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट है, जो कि विभव को रिप्रेजेंट कर रही है। किस किस की वजह से? एकल ध्रुव, द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव। आगे की टर्म हमने जो नेग्लिजिबल की थी, अगर हम उनको नेग्लिजिबल नहीं करते तो वो अष्टध्रुव और षटध्रुव इस तरह से वो बनते हैं आगे। 8 ध्रुव जो है 8 चार्ज की वजह से या फिर 16 चार्ज की वजह से इस तरह से टर्म आती, तो उसका मान जो होता वहां पर नेग्लिजिबल होता, बिल्कुल नगण्य होता, 0 के बराबर होता, मान सकते हैं। तो केवल हमने स्टार्टिंग की थर्ड टर्म तक उसको क्या रखा था, ओपन करा था, ठीक है, r स्क्वायर तक। यहां तक लिख लिया। चतुर्ध्रुव के कारण विभव को व्यक्त करती है, जहां चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न होगा, जहां चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न होगा। P2 इक्वल टू रो आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2। अगर 2 को यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले में तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, और यदि हम 2 को यहां से हटा देते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं।
इसका ज्यादा यूज नहीं है, आप भले एक ही वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हो। जहां चतुर्ध्रुव आघूर्ण P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं। इसमें dB और है, dB और लगाना है, वहां पर पहले भी लगा देना, dB रह गया था, ठीक है, अल्फॉन्स आएगा dB। तो P2 इक्वल टू रो आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। अब देखिए इधर देखें कि चित्र से हम देख रहे थे, इसको हम जेड एक्सिस ले रहे थे, इसको स्मॉल आर ले रहे थे, इस तरह से अल्फॉन्स को यहाँ पर इस तरह से। अगर हम इस बीच का एंगल हम मान लें आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का एंगल अगर हमने स्मॉल थीटा मान लिया, तो यहाँ पर जेड की दिशा में इसका जो घटक है जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर का इधर घटक तोड़ेंगे तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा। चूंकि चित्र से आगे लिखना, चूंकि चित्र से जेड इक्वल टू कितना है, आर कॉस थीटा, तब P2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखिए रो आर स्क्वायर 3 रो आर स्क्वायर को अंदर पहुंचा दिया, 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 dV, ये हो जाएगा। और यहाँ पर P2 रो 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर कॉस थीटा के स्थान पर जेड रखा है तो 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 dV। इस तरह से हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण को जेड की टर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देना इस पर कितनी 5, यहां तक कंप्लीट करें इसको, और ये इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। P2 इक्वल टू कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 dV। अब हमने ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकाला है, उसकी वजह से विभव निकाला है, तो मेन तो काम था यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या थी, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो समीकरण नंबर जो 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त कर रही है। जो हेडिंग थी उसका जो मेन काम हुआ है वो यहाँ पर जाकर हुआ है कंप्लीट। अब हमने ये निकाला है, इस चीज से हम फिजिकली क्या चेक कर सकते हैं, क्या जानकारी हमें इस चीज से मिलती है वो देखेंगे आगे हम। पहले यहाँ तक लिख लेना इसको और आगे एक लाइन लिखना। समीकरण 5 नाभिक के विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करती है। समीकरण 5 नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करती है। नाभिक के विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करती है। अब इस चीज से हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिल रही है, तो हम हेडिंग डालेंगे विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का भौतिक अर्थ। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का भौतिक अर्थ हेडिंग डालें। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का भौतिक अर्थ। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का भौतिक अर्थ मतलब फिजिकली हम इस चीज से क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। देखिए फिजिकली क्या है, चूंकि हमारे पास जो आई की वैल्यू इसकी P2 इक्वल टू कितना आया है हमारे पास रो 3z स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो गया था, और इसको हम लिख रहे थे dV अपॉन में 2। यही वैल्यू थी वो कितने के बराबर थी, P2 के बराबर थी, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बराबर। यदि हम यहाँ पर फर्स्ट केस लें, केस फर्स्ट अगर हम लें तो केस फर्स्ट से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
कि देखिए कि 3z² अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कितने के बराबर है, वो यदि r² के बराबर है, 3z² है वो r² के यदि बराबर है, तो उस स्थिति में जो नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर गोलीय होगा। उस स्थिति में नाभिक का जो आकार देखा गया वो कैसा देखा गया, गोलीय। मतलब हर प्रायोगिक चीज को हम थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं कि यदि उसके लिए 3z² माइनस r² की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण का मान अगर 0 आ रहा है तो नाभिक का आकार उस स्थिति में कैसा होगा, गोलीय होगा। कि सेकंड है इसमें, यदि यहाँ पर 3z² ग्रेटर देन है r² से, एक तो ये है, और थर्ड केस में है यहाँ पर उल्टा कि 3z² है वो लेस देन है कितने से, स्मॉल r² से। तो z एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस मान रहे हैं, तो z एक्सिस बड़ा है, मतलब नाभिक का आकार कुछ इस तरह से होगा, नाभिक अंडाकार शेप में होगा और अंडा खड़ा वाला अंडा, मतलब इस तरह से z एक्सिस इसको लेकर चल रहे थे, उसका मान बड़ा है तो उस पर बड़ी एक्सिस आएगी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो z अक्ष के अनुदिश इस एक तरह से दीर्घवृत्त बन गया, तो ये वाली लघु अक्ष है, ये वाली लंबी अक्ष है, बड़ी दीर्घ अक्ष है। तो दीर्घ अक्ष कौन से एक्सिस पर है, z एक्सिस पर, इसलिए इसका नाम हम देते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ, दीर्घाक्ष गोलाभ, दीर्घाक्ष गोलाभ। कब, जब 3z² ग्रेटर देन r² होगा, और यदि ये वाली स्थिति हो तो इसमें ऐसा टाइप का जो अंडा है वो बनेगा, बिछा हुआ जिसको बोलेंगे हम, इस तरह से। मतलब z अक्ष की अनुदिश z वाली टर्म है वो लेस देन है, तो z एक्सिस पर लघु अक्ष आएगी इस दीर्घवृत्त की, ये लघु अक्ष आ रही है z एक्सिस पर। z का मान अगर कम है तो छोटी अक्ष, z का मान बड़ा है तो बड़ी अक्ष, और बड़ी अक्ष है तो उसको नाम देखते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ। और यदि z अक्ष पर लघु अक्ष आ रही है तो उसको नाम देंगे लघुआक्ष, लघुआक्ष या संधि करके लिखते हैं लघुआक्ष गोलाभ, लघुआक्ष गोलाभ इसको बोलेंगे। z अक्ष पर लघु अक्ष आ रही है तो लघुआक्ष गोलाभ, बड़ी आ रही है तो दीर्घाक्ष गोलाभ, और यदि दोनों ही बराबर हैं, बिल्कुल कैसी शेप हो जाएगी उसकी, गोलीय शेप, और वो कब होगी, जब 3z² r² हो जाएगा। तो देखें विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का भौतिक अर्थ, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न होता है, हेडिंग डालकर उसमें लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न होता है, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न होता है, इस फॉर्मूले को लिखें P2 इक्वल टू करके ये पॉइंट उसी में चल रहा है नाभिक के अवयवों में, जो विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसको नेक्स्ट पॉइंट डाल देना, जो भी 9वां 10वां पॉइंट आपका चल रहा है उस हिसाब से नाभिक के अवयवों में ही चल रहे हैं, मतलब नाभिकीय गुणों में ही हम चर्चा कर रहे हैं, नाभिकीय गुणों के बारे में ही क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन को डालकर केस फर्स्ट लिखना, यदि 3z² लगभग इक्वल टू r² है, या लगभग या बराबर हो सकता है एग्जैक्ट, यदि 3z² इक्वल टू r² है, तब उस स्थिति में नाभिक का आकार गोलीय होगा, तब उस स्थिति में नाभिक का आकार गोलीय होगा, इस तरह से इसको बना देना गोलीय। नाभिक का आकार कैसा होगा, गोलीय होगा, जब 3z² इक्वल टू r² होगा। केस सेकंड, यदि 3z² इज ग्रेटर देन स्मॉल r², यदि 3z² इज ग्रेटर देन स्मॉल r², तब इस स्थिति में नाभिक का आकार दीर्घाक्ष गोलाभ होगा, तब उस स्थिति में नाभिक का आकार दीर्घाक्ष गोलाभ होगा।
जेड अक्ष के संदर्भ में बोल रहे हैं। जेड अक्ष पर अगर लंबी अक्ष है तो दीर्घ अक्ष, छोटी अक्ष आ रही है, ये वाली लंबी है, ये वाली छोटी है, उसी हिसाब से शेप बनाना। 3z² इज ग्रेटर देन स्मॉल r², तब नाभिक का आकार दीर्घाक्ष गोलाभ होगा। और दीर्घाक्ष गोलाभ को बनाए किस तरह से, मतलब खड़ा हुआ अंडा, जिस तरह से क्रेट में रखा रहता है ना अंडा, आपने देखा होगा, खड़ा वाला अंडा। और अगर उस अंडे को हम नॉर्मली रख दें प्लेन पर तो वो खड़ा तो रह ही नहीं सकता, तो वो बिछ जाएगा, इस टाइप की शेप हो जाएगी उसको, जिसको हम बोलेंगे लघुवाक्ष गोलाभ। तो उस टाइप का क्या होगा, नाभिक होगा, उस टाइप के नाभिक की क्या होगी, शेप होगी। ठीक है, केस सेकंड में इसको बना लेना, और केस थर्ड में लिखना, केस थर्ड में लिखना इस चित्र को बनाने के बाद, यदि 3z² इज लेस देन स्मॉल r², यदि 3z² इज लेस देन स्मॉल r², तब इस स्थिति में नाभिक का आकार लघुवाक्ष गोलाभ होगा। तब इस स्थिति में नाभिक का आकार लघुवाक्ष गोलाभ होगा। और इस वाले चित्र को, थर्ड वाले चित्र को उसको बना लें, एक में गोली, एक में दीर्घाक्ष गोलाभ और एक में लघुवाक्ष गोलाभ। यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और उसका हमने फिजिकल मीनिंग पढ़ा। फिजिकल मीनिंग से मतलब है कि उसका हम यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस चीज के बारे में वो हमें क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है। तो वो जानकारी दे रहा है नाभिक की शेप के बारे में, कि नाभिक की शेप कैसी होगी, गोलीय, दीर्घाक्ष या लघुवाक्ष किस टाइप की होगी, उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले बेस पर। यदि उसके लिए 3z² = r² है तो गोलीय, और यदि ग्रेटर देन है तो दीर्घाक्ष, और लेस देन है तो लघुवाक्ष। अरे भाई ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करें इसको पूरा, और तरीके से अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा क्लास में, ध्यान रखना। जो देखना है यही देखना पड़ेगा फिर। तो अभी देख लो, रोजाना की अपना शेड्यूल बना लो कि हम 30-30 मिनट की यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं रोजाना, तो उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो और देखें और कंप्लीट करें। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वीडियो, 30-30 मिनट आराम से दे सकते हो, ताकि आपका नेट भी बच जाए और आपके जो फेसबुक और इंस्टा वगैरह चलते हैं उसके लिए भी नेट बच जाए। ठीक है, इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं भाई, उनके लिए तो आपको बहुत ज़रूरी है, ये तो चीज़ बाद में है। फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए तो पहले चाहिए नेट आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी यूटिलाइज करना उस नेट का। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।